पुडिंग लूफी और चॉपर को अपने ऑफिस में इनवाइट करती है और लूफी और चॉपर यहाँ पर आते साथ ही शुरू हो जाते हैं और दीवारों को खाने लगते हैं और यहाँ पर नामी, कैरेट और पेड्रो भी मौजूद होते हैं और अभी शार्लेट ने इन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया है। और लूफी की हरकतें देखकर नामी, शार्लेट हमें माफ करना, ये लूफी थोड़ा दिमाग से पैदल ही है, अकल वकल है नहीं इसे, लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। और पुडिंग इन सभी से इनका नाम पूछती है और लूफी ये सुनते साथ ही अपना पूरा नाम बता देता है। मेरा नाम मंकी लूफी है और मैं बहुत ही जल्द किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। ये सुनकर नामी इसका मुंह बंद कर देती है और पुडिंग लूफी का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है। क्या तुमने अभी लूफी कहा? अब इसके बाद हम एक एग आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर से एग्स पूरे टोटो आइलैंड पर डिलीवर किए जाते हैं, जहाँ पर बिग मॉम पायरेट की एक डॉटर पहुँच जाती है। पर यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और दूसरी तरफ हम फ्लावर आइलैंड और फूड आइलैंड का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर बिग मॉम पायरेट के लोग जाकर तबाही मचा देते हैं। ये सभी लोग लोगों को मार रहे थे और यहाँ पर होल केक आइलैंड के ऊपर हम बिग मॉम को देखते हैं और बिग मॉम यहाँ पर सभी के साथ नाचते गाते झूमते हुए टी पार्टी की तैयारी कर रही होती है। और यहाँ पर हर एक चीज जिंदा होती है, चाहे वो एक चाय का पॉट ही क्यों ना हो, हर एक चीज जिंदा होती है, टेबल चेयर या फिर एक पेड़ ही क्यों ना हो, सब कुछ जिंदा होता है। और हम बिग मॉम पायरेट्स के बाकी के लोगों को भी देखते हैं, जहाँ पर ये लोग वेडिंग केक बनाने के लिए एक पूरे के पूरे आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाकी सभी आइलैंड्स के ऊपर भी इसीलिए तोड़ फोड़ की जा रही थी ताकि वेडिंग केक को तैयार किया जा सके। अब इसके बाद हम वापस से लूफी और इन बाकी सभी को देखते हैं। क्या तुम सच में स्टुअर्ट लूफी हो क्या? हाँ मैं वही हूँ और मैं वही हूँ जो कि आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला है। और पुडिंग लूफी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है और डरते हुए लूफी और इन बाकी सभी को देखे जा रही थी। देखो पुडिंग, हमसे डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तभी पुडिंग का नाम सुनकर नामी को याद आता है कि शायद इसका नाम इसने पहले कहीं पर सुना हुआ है और अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है और काफी जद्दोजहद के बाद फाइनली इसे याद आ जाता है। अरे यार, अब मुझे याद आया, तुम तो वही हो ना जिसकी सांजी के साथ वेडिंग होने वाली है। हाँ, ये तो वही है। और इस सुनने के बाद पुडिंग इतना ज्यादा ब्लश करती है कि इसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तुमने सही कहा। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नामी लूफी को सारा मैटर समझाने लगती है कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। अच्छा, अब मैं समझा, तो असल में तुम वो हो हाँ जिसके साथ सांजी का ब्याह होने वाला है। हाँ, तुमने सही कहा, ऐसा ही है। तुम लोग यहाँ पर जरूर सांजी को लेने आए होंगे, है ना? लेकिन मैं तुम सभी को बता देना चाहती हूँ कि सांजी को यहाँ से लेकर जाना नामुमकिन है, क्योंकि शायद तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि मामा कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए और इस जगह से चुपचाप चले जाना चाहिए। और ऊपर से तुम लोगों ने तो मामा के साथ कोई अलायंस भी नहीं बनाई है, तो अगर तुम लोग मामा के हाथे चढ़ गए ना तो वो किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। जिस पर लूफी भी सीरियस हो जाता है। तो एक बात तुम भी जान लो, मैं यहाँ पर सांजी को लेने के लिए आया हूँ और मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। पुडिंग जरा एक बात तो बताओ, क्या सच में तुम्हारी माँ की 35 डॉटर्स हैं क्या? नहीं, असल में मॉम की 39 बेटियां हैं और 46 बेटे हैं। उनके टोटल 43 हस्बैंड्स हुआ करते थे और अगर इन सभी को मिलाया जाए तो टोटल में 129 फैमिली मेंबर्स हैं। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना वेला कौन होता है, ये नंबर तो बहुत ही ज्यादा है भाई, इतने कैसे कर लिए? तो अगर तुम सच में यहाँ से सांजी को लेकर जाने वाले हो तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, पर तभी पेड्रो सभी से कहता है कि हमें इसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, हम इसे किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आगे चलकर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है, क्योंकि ये बिग मॉम की बेटी है और ये उसे जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। और अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर पुडिंग हैरान हो जाती है। नहीं पेड्रो, मैं जानता हूँ पुडिंग ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। तुम्हारा शुक्रिया और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं मामा को कुछ नहीं बताने वाली। और पुडिंग इनकी हेल्प करने के लिए एक मैप भी बना कर देती है, जिसके जरिए से ये लोग जल्द से जल्द होल केक आइलैंड पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर इस वक्त सांजी है। और इसी दौरान पुडिंग बताती है कि असल में सांजी से मिली थी और जब ये सांजी के साथ मिली तो उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई, लेकिन सांजी ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो अपने क्रू मेंबर्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और जैसे ये सभी लोग इस बात को सुनते हैं तो सांजी के लिए इन सभी के मन में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। सांजी है तो ठरकी है पर दिल का बहुत ही अच्छा है, हमसे कितना प्यार करता है। क्या बात है भाई, सांजी तो अच्छा निकला यार। अब इस सभी लोग मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जैसे ही सभी लोग होल केक आइलैंड में पहुंच जाएंगे तो पुडिंग सीक्रेटली इन सभी की हेल्प करेगी और बिना किसी प्रॉब्लम के सांजी को यहाँ से भगा कर लेकर चले जाएंगे। और पुडिंग भी इस बात पर एग्री करती है। और तभी कुछ सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि पुडिंग को लेने ही यहाँ पर आए थे, लेकिन उससे पहले ही पूरी स्ट्रॉ हैट यहाँ से सेफली निकल जाती है। अब इसके बाद हम सांजी को देखते हैं और सांजी इतने सालों में पहली बार अपने घर जाता है और यहाँ पर जाते साथ ही इसकी पुरानी मेमोरीज ट्रिगर होने लगती हैं। और दूसरी तरफ हम जर्मा 66 के 2 और लोगों को देखते हैं जो कि असल में सांजी के ही 2 और भाई हैं, जिन्हें की यहाँ पर एक वॉर को लड़ने के लिए भेजा गया होता है। और 1000 सनी के ऊपर जैसे ही लोग अपनी शिप पर वापस आते हैं तो यहाँ पर एक जगह पर लिखा था कि वापस से चले जाओ, जिसे रीड कर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि पैकॉम्स शिप से गायब हो चुका है। अब इसके बाद हम जर्मा 66 की पूरी फौज को देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने अकेले ही पूरी बैटल को निपटा कर रख दिया होता है। और इस बैटल को देखते ही पता चल रहा था कि जर्मा 66 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे उन्हें बिल्कुल मसल कर रख देते हैं। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इनके एनिमीज का लीडर है और सांजी के भाई के अगेंस्ट अपनी गन को तानते हुए कहता है, तुमने मेरी बीवी को मारा, मेरे बच्चा तक को मार दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा
सब बोलकर ये बंदा इस बंदे पर गन चला देता है, लेकिन तभी एक सोल्जर सांजी के भाई के सामने आकर उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखकर ये आदमी भी शॉक्ड रह जाता है और सांजी का भाई इसके पास आकर कहता है, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं लीड हो रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई की शादी में जाना है, और रही बात तुम्हारे बीवी और बच्चों की, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। और इसी के साथ ये सांजी का भाई इस बंदे को भी मार देता है और इस बैटल को निपटाने के बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी जिनके लिए ये इस बैटल को लड़ रहे थे ये इनके पास आकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ हम सांजी के दूसरे भाई को भी देखते हैं, जो कि पूछता है क्या सांजी वापस आ चुका है, जिस पर दूसरा भाई कहता है कि हाँ वो आ चुका है। और यहाँ पर थाउजेंड सनी के ऊपर लूफी अकेला बैठा होता है क्योंकि इसे पैकॉम्स की फिक्र हो रही थी। तभी पेड्रो इसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें पैकॉम्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है लूफी, पैकॉम्स काफी ज्यादा ताकतवर है और अकेले किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। और नामी पुडिंग के द्वारा बनाए गए उस मैप को देख रही होती है और बताती है कि अब इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में इन्हें ब्रोकली आइलैंड और जैम आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन ये लोग किसी भी आइलैंड पर नहीं जाते हैं। और इन दोनों आइलैंड्स को देखते साथ ही नामी समझ जाती है कि पुडिंग के द्वारा दिया गया नक्शा बिल्कुल सही है और अब ये लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में होल केक आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। और पेड्रो भी इन्हें काफी अच्छे से गाइड कर रहा होता है, जिसे देखकर नामी को ये शक होता है कि पेड्रो को यहाँ के बारे में काफी कुछ मालूम है। पेड्रो, एक बात तो बताना, आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक बार इस आइलैंड पर आ चुका हूँ। और जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं तो इनकी शिप के नीचे एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम जायंट सी सेंटीपीड होता है। और इसे देखकर लूफी इस पर पंचेस मारने लगता है और गैटलिंग अटैक का यूज करके इसे हरा देता है। और इस बड़े से जायंट सेंटीपीड के नॉकआउट होते ही इससे भी बड़ा एक और सेंटीपीड यहाँ पर आ जाता है और लूफी दोबारा से अपना गम गैटलिंग यूज करके इसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लूफी के अटैक्स का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है और अपने सेकंड गियर का यूज करके गम जेट स्टैम नाम का अटैक यूज करता है और एक सिंगल किक से ही इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर बिग मॉम पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और किसी की भी बात नहीं सुन रही होती है क्योंकि इस वक्त इसे एक बीमारी लग चुकी है और अभी बिग मॉम को किसी तरह की मिठाई की क्रेविंग हो रही है और उस डेजर्ट के लिए पूरे तरीके से पागल हो चुकी है और उसी का नाम बार बार ले रही होती है और इस डेजर्ट का नाम होता है क्रोकम्बुश। क्रोकम्बुश चाहिए और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को क्रश कर देती है और एक मॉनिटर के थ्रू सभी लोग इसे स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इन सभी को पता चलता है कि क्रोकम्बुश डेजर्ट को बनने में अभी समय लगने वाला है। लेकिन तब तक मामा रैम्पेज पर निकल चुकी है और सीधा स्वीट सिटी के अंदर घुस जाती है और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देती है। और इसके इस हंगर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जिस चीज को ये खाना चाहती है इसे ये दे दिया जाए और जब तक बिग मॉम को वो चीज नहीं मिल जाती जो कि इसे चाहिए ये तब तक ऐसे ही तबाही मचाती रहती है। सभी लोग स्वीट सिटी के लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर देते हैं और बिग मॉम अपने ही कैपिटल को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख देती है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को चबा चबा कर खाती है। इसका टेस्ट वो नहीं है, जल्दी से जल्दी मुझे क्रोकम्बुश दो वरना मैं यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दूंगी। अरे पागल औरत इस हद तक पागल हो चुकी है कि अपने होश ही खो देती है। ये लोग शेफ से भी कांटेक्ट करते हैं पर शेफ भी उस डेजर्ट को बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी समय तो लगने ही वाला है। और तभी बिग मॉम के सामने इसका 16वां बेटा यानी कि शार्लेट मस्काटो इसके सामने आ जाता है और इसे रोकने के लिए मैदान में उतर जाता है। माँ जी प्लीज रुक जाइए ना, मॉमी प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो पूरा होल केक आइलैंड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लीज रुक जाइए। और जैसे ही बिग मॉम अपने बेटे को देखती है तो इस पर अटैक कर देती है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे क्रोकम्बुश दो वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। और मस्काटो को मामा के सामने आता हुआ देखकर इसके बाकी के सिबलिंग्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि भाई आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त मामा एक ऐसी स्टेट में है कि अपने फैमिली मेंबर्स की जान भी ले सकती है। और अगले ही पल बिग मॉम मस्काटो से कहती है लाइफ या ट्रीट। और ये देखकर इसके बच्चे बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मामा अपनी लाइफ और ट्रीट की पावर को यूज कर रही है और अब अपने ही बेटे की लाइफ स्पैन को पूरी तरह से ले लेगी। और मामा की इस फॉर्म को देखकर मस्काटो डरने लगता है जिसकी वजह से इसकी लाइफ स्पैन निकलने लगती है। और तभी यहाँ पर इसका दूसरा भाई आकर कहता है कि मस्काटो तुम्हें डरना नहीं है, अगर तुम डरते रहोगे तो मामा तुम्हारी लाइफ स्पैन को ऐसे ही खाती रहेगी। पर मस्काटो बुरी तरीके से डर जाता है। मामा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अपनी माँ से दूर भागने लगता है। प्लीज माफ कर दीजिए, मैं कभी आपको रोकने के लिए दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन बिग मॉम अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इसके 40 ईयर्स की लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से मस्काटो की मौत हो जाती है। और बिग मॉम बिना कुछ सोचे समझे कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगती है जिसे देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं क्योंकि अगर कैसल डिस्ट्रॉय हो गया तो सांजी की शादी भी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर रिवर ऑफ जूस के ऊपर हम जिम्बे को देखते हैं और अभी जिम्बे के पास क्रोकम्बुश मौजूद होता है। जिम्बे मामा की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और हवा में जंप करते हुए बिग मॉम के मुंह में उस क्रोकम्बुश को ठूस देता है और इसे खाते ही ये शांत हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और दोबारा से टी पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है और मामा दोबारा से अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है और जिम्बे को देखकर कहने लगती है अरे वो जिम्बे मेरे लॉयल सर्वेंट, मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और तुमने जो मुझे पॉनिक गिफ्ट लाकर दिया था उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और गाइस इस बिग मॉम का पूरा नाम शार्लेट लिन है और 4 एम्परर्स में से एक भी है, टोटोलैंड की क्वीन है और बिग मॉम पायरेट्स की कैप्टन भी है। हालांकि मैं उस पॉनिक गिफ्ट को पढ़ नहीं सकती पर उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मामा चारों तरफ नजर
सर दौड़ाती है और यहाँ की तबाही को देखकर कहने लगती है, अरे ये यहाँ पर क्या हुआ जिम्बे, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं? जिस पर जिम्बे बोलता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है? हाँ तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो जिम्बे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और जिम्बे बोलता है कि मामा मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है। और तभी मामा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और गुस्सा होने लगती है। क्या तुम मेरे क्रू को छोड़ने वाले हो? और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग इनके सफर के दौरान मिक्स जूस करंट वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप के जूसेस आपस में मिलते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर एक करंट पैदा हो जाता है। तभी लूफी को एक जायंट वाटरमेलन नजर आता है और बाकी के जायंट फ्रूट्स भी, और इसे देखते साथ ही लूफी इसे उखाड़ कर अपनी शिप के ऊपर ले आता है। पर असल में ये एक जायंट सी मॉन्स्टर होता है जो कि वाटरमेलन की जैसा दिख रहा था और आते साथ ही लूफी को खा जाता है। पर लूफी इसके पेट को फाड़ कर बाहर निकल जाता है और इसे काट कर खाने लगता है और इन सभी की पार्टी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बिग मॉम जिम्बे से कहती है कि मुझे फॉलो करो और जिम्बे इसके पीछे जाने लगता है। और जिम्बे अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जिस दिन मैं स्ट्रॉ हैट लूफी से मिला था उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। और हम लोग एम्पल टाउन के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर जिम्बे पहली बार लूफी से मिला था और जिम्बे लूफी से कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ी सी रहम करो, अगर तुम मुझे आजाद कर सकते हो तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि आगे चलकर मैं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आऊंगा। और उस आइकॉनिक इमोशनल सीन को भी याद करता है लूफी जब एस के विवरे कार्ड को उठाने के लिए जाता है और अकाइनो इस पर हमला कर देता है, पर बीच में एस आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उस पल को भी याद करता है जब लूफी खुद पर से भरोसा खो चुका था एस को खो देने के बाद। और कैसे जिम्बे ने इससे कहा था कि लूफी जो जा चुका है वो जा चुका है, लेकिन अभी भी इस दुनिया में तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि किसी वन पीस के खजाने से भी ज्यादा जरूरी हैं। और लूफी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा जिम्बे, अभी मेरी पूरी क्रू जिंदा है जो कि खजाने से कम नहीं। और जिम्बे फिशमैन आइलैंड का वो सीन भी याद करता है जब जिम्बे ने लूफी को ब्लड दिया था और लूफी ने इससे कहा था कि जिम्बे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करो, पर उस वक्त जिम्बे ने लूफी को मना कर दिया था और कहा था कि इस वक्त मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें कि मुझे पूरा करना होगा और एक बार मैं उन सभी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी शिप पर तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और जिम्बे के चेहरे पर एक अलग ही डिटर्मिनेशन नजर आती है। वक्त आ चुका है कि मैं अपने वादे को पूरा करूं। और तभी कुछ लोग यहाँ पर आकर शार्लेट मैस्कॉट की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं और वहीं एक छोटा बच्चा मामा के एक और बच्चे से पूछने लगता है कि आखिर जिम्बे का क्या होगा। भैया जिम्बे भैया का क्या होगा? अरे मुझे क्या मालूम क्या होगा, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर कोई भी मामा के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत तय है। और जिम्बे ने अपना मन बना लिया है कि अब ये स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करेगा। और हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं और हम एक कॉन्वर्सेशन को देखते हैं जो कि इसने अपनी सन पायरेट्स की टीम के साथ की थी। जिम्बे अपने पूरे क्रूमेट्स के साथ होता है और अलादीन से कहता है, मैं जानता हूँ कि स्ट्रॉ हैट लूफी वही इंसान है जो कि एक दिन इस पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। भले ही वो भी बच्चा है, लेकिन अभी के जितने भी 4 एम्परर्स हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है। ये सभी लोग आगे चलकर किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बनने वाले हैं, लेकिन स्ट्रॉ हैट लूफी जरूर बनेगा। और हम सभी फिशमैन्स को अगर सही मायने में कोई आजादी दिलवा सकता है तो वो बस स्ट्रॉ हैट लूफी है। इसी वजह से मैं उसके क्रू को ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसके क्रू का हिस्सा बनकर उसके साथ सफर करना चाहता हूँ। जिस पर अलादीन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को समझते हैं जिम्बे, अगर आपको स्ट्रॉ हैट लूफी इतना ज्यादा पसंद है तो आप उसके पास जाकर उसके क्रू को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी पिछले 2 सालों से आप स्ट्रॉ हैट लूफी की ही बात किए जा रहे हैं। माफ करना, क्या मैं पिछले 2 सालों से तुम्हें इतना ज्यादा पका रहा था? जिस पर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और अलादीन जिम्बे से कहता है कि कैप्टन आप जा सकते हैं, आपने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम सब सन पायरेट्स के लिए भी। और सभी लोग जिम्बे से कहने लगते हैं कि हाँ कैप्टन, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब आपकी बारी है कि आप अपने सपने को पूरा करें। ये सुनकर जिम्बे भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग चीयर अप करते हुए जिम्बे को एक फेयरवेल देते हैं। और तभी इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि अगर जिम्बे बिग मॉम पायरेट्स को छोड़ रहा होगा तो बिग मॉम पायरेट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी, शायद जिम्बे की जान खतरे में भी आ जाए। पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिम्बे इस सिचुएशन से पहले से ही वाकिफ होगा। हाँ जिम्बे तो बच जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? अलादीन, तुमने तो बिग मॉम पायरेट की बेटी से शादी की है, क्या बिग मॉम तुम्हारी इस हरकत से खुश होगी क्या? हाँ। और तभी बिग मॉम पायरेट की 29th डॉटर शार्लेट पेरेलिन यहाँ पर आ जाती है। क्या तुम लोग मेरी बात कर रहे हो? हाँ, और अलादीन पर भड़कते हुए कहती है, आखिर तुम खुद का समझते क्या हो? अगर तुम मामा को धोखा देकर यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। और ऐसा बोलकर अलादीन को जोर से हक कर लेती है। मैं मामा को तुम्हारे लिए इस पल भी धोखा दे सकती हूँ, तो प्लीज मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। हाँ। और तभी जिम्बे पेरेलिन से पूछता है कि एक बात बताओ, अगर मैं मामा का क्रू छोड़ने की बात करता हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जिसने भी मामा की क्रू को छोड़ने की कोशिश की है मामा उसे जान से मार देती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और अभी जिम्बे बिग मॉम पायरेट के ठीक सामने होता है। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया हो कि तुम मेरे क्रू को छोड़ने वाले हो? ठीक है, अब क्योंकि तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ जिम्बे। लेकिन जिम्बे, शायद तुम्हें ये मालूम ही होगा कि तुम्हारे जैसे एक लॉयल और ताकतवर सोल्जर को खोना मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है नो? तो अगर मुझे नुकसान होगा तो तुम्हें भी नुकसान उठाना होगा। ये सुनकर जिम्बे भी शॉक्ड हो जाता है।